तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं। कल पढ़े थे, कल की जो क्लास थी उसमें पढ़े थे मोहम्मद गौरी, और आज पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बाद भारतीय इतिहास में क्या होता है। ये जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, और संतान न होने के कारण मोहम्मद गौरी जो था अपने दासों को ये अपने पुत्र के समान समझता था। और इसके जो दास थे एल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये इसके दास थे। इनको ये अपने पुत्र और संतान के समान समझता था। एल्दोज जो था इसको सिंध साम्राज्य वो दे देता है। जो कुबाचा था इसे गजनी साम्राज्य प्राप्त होता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर की बागडोर संभालता है, और लाहौर की बागडोर संभालता है जो भारत के भूभाग के अंतर्गत आता है। और यही ऐबक भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की बात जो हम बोलते हैं भारतीय इतिहास में, उसे बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो था, इसमें इसका टाइम पीरियड जो था दिल्ली सल्तनत का, वो 1206 ईस्वी से ठीक 1526 ईस्वी पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत की टाइम पीरियड को। तो इसके अंतर्गत जो भी वंश आते हैं हम उनको देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में जो पहला जो वंश होता है वो होता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद जो आता है उसे बोलते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 ईस्वी के बीच में जो वंश शासन करते हैं उनमें पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, और तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश शासन करते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहला शासन देखते हैं गुलाम वंश। ठीक, तो गुलाम वंश के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश जो था उसका शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक रहता है। और इस वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की नींव डालता है, और नींव डालने के बाद ये शासन करता है। और इसका जो शासनकाल होता है वो 1206 से 1210 ईस्वी तक रहता है। ठीक, तो आप देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं। ये एक तो दास था, इसीलिए इसने भारतीय इतिहास में जब शासन किया तो उस जो वंश का जो नाम दिया गया उस वंश को गुलाम वंश बोला गया। और इसकी जो गद्दी पर बैठने का जो सन था वो 1206 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है।
और गद्दी पर बैठने के साथ ये शासन करता और इसकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। और लाहौर के बाद इसकी राजधानी लाहौर थी। इसका जो राज्याभिषेक होता है वो लाहौर में होता है और ये वहीं से शासन करता है। इसके साम्राज्य में एक हसन निजामी नाम का व्यक्ति रहता है, जो कि एक विद्वान था। हसन निजामी व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य में रहता था। उसके बाद इसकी कुछ उपाधियां थीं। उपाधियों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो उपाधियों के बारे में देखते हैं। इसकी जो उपाधि थी वो इसे सिपह सालार कहा जाता था। दूसरा, ये अपने को मलिक की उपाधि से भी बोलते थे। मलिक की उपाधि से इसे जनता बोलती थी। और उसके बाद इसे लाख बख्श जो था, इसको लाखों का दान देने के कारण इसे लाख बख्श कहा जाने लगा। और उसके बाद जो इसकी उपाधि थी वो पीर बख्श की थी। पीर बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला। तो इससे सिपह सालार, मलिक और लाख बख्श और पीर बख्श आदि उपाधियों से जाना जाता था। ये भारतीय इतिहास में कुछ निर्माण भी करवाता है। और निर्माण के बारे में देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो निर्माण ये क्या क्या करवाता है भारत में। सबसे पहले इसने कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। ये क्या थी? ये एक मस्जिद थी। मस्जिद का निर्माण करवाया जो दिल्ली में स्थित है। और इस प्रकार कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद थी। उसके बाद इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और उसके बाद इसने कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव इसने पूर्ण नहीं करवाया, कुछ ही भाग बनवाया था कुतुब मीनार का। इसलिए इसको कुतुब मीनार का निर्माता भी कहते हैं। तो इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई जो कि दिल्ली व भारत की पहली मस्जिद थी। और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। उसके बाद इसने कुतुब मीनार की नींव रखी। और जो इसके बाद इसकी जो मृत्यु होती है वो मृत्यु इसकी 1210 ईस्वी में होती है। और 1210 ईस्वी में ये चौगान या इसी को पोलो बोलते हैं। चौगान या पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हो जाती है। तो पेपर में पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर
हो गई। तो कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक और जो एल्दोज कुबाचा जो इसके साथी थे, जो भारत का भूभाग था लाहौर क्षेत्र। ठीक, तो लाहौर काफी विस्तृत था, दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली क्षेत्र जो था वो काफी विस्तृत था। यहाँ से कर की प्राप्ति काफी मात्रा में होती थी। तो जो एल्दोज और कुबाचा थे ये भी लाहौर को प्राप्त करना चाहते थे, परंतु मोहम्मद गौरी ने इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया और इस प्रकार ये कुतुबुद्दीन ऐबक से दोनों नाराज भी होते हैं। नाराज होने के बाद कुतुबुद्दीन काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति था और वो इनसे वैवाहिक संबंध से इनसे मित्रता का संबंध निभाता है। एल्दोज जो था उसने अपनी इसकी बेटी से ठीक शादी कर ली और जो कुबाचा था उसकी शादी अपनी बहन से करवा दी। ठीक, तो इस प्रकार ये दोनों शत्रु से उसके मित्र भी बन गए, जो कि उसके साम्राज्य के बगल में रहते थे और ये सब उससे दुश्मनी भी थी। तो इस प्रकार उनकी दुश्मनी भी खत्म हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक इस प्रकार भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत करता है। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद देखते हैं इसका बेटा होता है जिसका नाम आराम शाह था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठता है और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक दामाद था और दास भी था जिसका नाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश, ठीक, जो आराम शाह था ये एक अयोग्य शासक था। जब ये बैठता है गद्दी पर तो गद्दी पर बैठने के साथ इसकी जो नीतियाँ और जो इसका शासन का तरीका था वो जो अमीर वर्ग था उसको पसंद नहीं आया। तो कुछ अमीर जो थे वो इससे नाराज भी थे और जिनका काम हो रहा था वो खुश भी थे। तो जो नाराज थे वो इल्तुतमिश को ये सूचना देते हैं और इल्तुतमिश उस समय बदायूं का गवर्नर होता है। जब ये बदायूं गवर्नर होता है तो इसको सूचना दी जाती है। सूचना देने के बाद इसे दिल्ली आमंत्रित किया जाता है। जब ये दिल्ली के लिए आगमन करता है तो इसकी जानकारी आराम शाह को भी हो जाती है। आराम शाह को जानकारी होने के पश्चात आराम शाह भी इल्तुतमिश से युद्ध की ठान लेता है और ये भी दिल्ली से अपनी सेना के साथ चल पड़ता है। जब ये दिल्ली से निकलता है कुछ ही दूर पर दोनों में एक युद्ध होता है। युद्ध होने के पश्चात इस युद्ध में इल्तुतमिश की विजय होती है और आराम शाह पराजित हो जाता है। इसी पराजित होने के साथ आराम शाह जो था उसकी शासन दौर खत्म हो जाती है और दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश का शासन आ जाता है। इस प्रकार इल्तुतमिश गुलाम वंश का तीसरा शासक होता है। तो अगले चैप्टर में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। ठीक, तो इतना था कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में। आराम शाह वैसे इतना अनिवार्य नहीं रहता, लेकिन जो पेपर की दृष्टि से देखते हैं तो जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन में कभी कभी जो है शासक
का क्रम लगाने को दे देते हैं। तो अधिकतर लोग ये चीज़ नहीं पढ़ते। जो नहीं पढ़ते तो उनका क्वेश्चन जो है वो गलत भी हो जाता है। तो इस क्रम